युवा नेता मनोज मीणा जी और उमेश जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि लगातार युवाओं के जो मसले हैं, जो राजनीतिक गलियारों में कहीं दब जाते हैं, कुचल जाते हैं, उन्हें उनकी आवाज़ बनने के लिए लगातार ये दोनों युवा प्रयासरत रहते हैं और कई मौक़ों पर उनकी सिर्फ आवाज़ ही नहीं बने, उनको उनके निर्णय तक भी इन्होंने पहुँचाया है। सबसे पहले उमेश जी से हम बात करेंगे। सर, यहाँ आने का क्या कारण है आपका और क्या चीज़ की आप मांग यहाँ से आप उठाना चाह रहे हैं? सर, मेन रीज़न ये है कि अगर एक शिक्षक के नाते बात करूं मैं, तो एक शिक्षक एक स्टूडेंट का दर्द भलीभांति जानता है। जो दर्द इन बच्चों का है कि अब तक जितनी बार भी एग्ज़ाम हुई है ना, तो इसका रूल क्या कहता है कि जब तक ये हमेशा जो बोलते आए ना कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, बीच में आपको टोकूंगा, किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? किस परीक्षा, जितनी भी आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और आरएसएस भी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सभी एग्ज़ाम्स का रूल ये रहा है कि जब तक रिजल्ट आए ना तब तक आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए और परसुइंग को अलाउ करते हैं ये लोग। तो इन्होंने इसमें भी अलाउ किया। अब इसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो है, कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ जाएंगे, अभी आए तो नहीं है, लेकिन बहुत सी के एग्ज़ाम के तो अभी तो डेट ही नहीं आई। तो वो लोग क्या करें, उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अपने फॉर्म वापस उठा लो, नहीं तो उन पे भी एक्शन होगी। अब एक बात बताओ, वो बच्चा वहाँ से गांव से उन्होंने आवेदन कर लिया, अपने माँ बाप को उसने बोला है कि मैं तैयारी करूँगा, वो शहर में आ गया पढ़ाई करने, उसने 10, 20, 50 हज़ार रुपये फ़ीस दे दी, 5,000 रुपये मिनिमम एक रूम का रेंट उठा रहा है और खर्चे हैं। अब एकदम से आप उसे बोल दो कि दौड़ने के लिए आप किसी को रेस में शामिल करना, उसके पैर तोड़ के सामने बिठा दो कि आप दौड़ो, तो वो देख देख के जी जलेगा ना। ये बच्चे ऐसे देखेंगे कि मैं तैयारी करके भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो एक तरीके से एक सुसाइड हो गया एक बच्चे का अपने आप में। और इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हमारी सरकार अगर संवेदनशील थी तो इस चीज़ के ऊपर काम करें। आरपीएससी जो डेट दे रही है, जो भी संबंधित कॉलेज है, वो चीज़ें या संस्था है, उनसे एक बार राय करें कि आप इसका रिजल्ट कब तक दे दोगे, उस हिसाब से सबको मौका मिले। एक क्या आपको लगता नहीं कि एक तरफ तो यूपीएससी है, एक आरपीएससी है, लेकिन अगर मान्यता की हम बात करें या दोनों में से कौन ऊपर है उसकी बात करें, तो हमेशा यूपीएससी का एक अपर हैंड रहता है। और जितनी मेरे को जानकारी है, यूपीएससी ने अपना आगामी कैलेंडर तक जारी कर दिया है कि कौन सी परीक्षा कब होगी, किसका रिजल्ट कब आएगा। तो क्या संस्थाएं दोनों एक ही हैं, बस एक उत्तर प्रदेश की है, एक राजस्थान की है? नहीं, एक जी, एक सेंट्रल की है, एक स्टेट की है। लगभग काम दोनों वही कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज जो भी एग्ज़ाम है, जो चीज़ें हैं, वो उनकी तैयारी माफ़ कीजिएगा परीक्षाएं करवाती है, और एक राजस्थान की करवाती है। तो क्या दोनों के मैकेनिज़्म में इतना अंतर है कि जो काम वो कर रहे हैं ये नहीं कर पा रहे? रीजन मैं बताऊं, आप जो अभी काम कर रहे हैं ना, मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं, वो काम मैं भी अभी आपका माइक लेके किसी से बाइट लेके जाऊंगा, लेकिन वो फील नहीं ला पाऊंगा, वो चीज़ नहीं ला पाऊंगा। यूपीएससी जो कहती है वो करती है। इन्होंने देख इन्होंने बोल दिया कि हम कैलेंडर निकालें। अभी की बताऊँ मैं, अभी 1 बजे कैलेंडर आया, ये तीसरी चौथी बार कैलेंडर रिवाइज हो गया आरएसएसबी का। तो आप एक डेट रखो ना। यूपीएससी कभी भी अपने कैलेंडर को रिवाइज नहीं करती जब तक कोई ऐसी गहन स्थिति ना हो, जैसे भी युद्ध की स्थिति बनी थी। तो ये बार बार भी आप कैलेंडर अपने तरीके से क्यों रिवाइज करते हो? तो यूपीएससी की तो ये होड़ कहीं पे भी नहीं कर सकते। सिर्फ कैलेंडर निकालना बात नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना भी बात होती है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सॉल्यूशन यही है सर कि यूपीएससी क्या करती है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पूरे रूल फॉलो करती है। उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला कि आरपीएससी अगर जैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो आपने योग्यता जो रखी है, या तो आप उसको फाइनल ईयर वालों को ही अलाउ करो, परस्यूइंग वालों को अलाउ मत करो। अगर कर रहे हो तो आप सभी संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे आप एक लेटर पैड पे या कहीं पे भी राय लीजिए, आपकी एग्ज़ाम कब तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप एग्ज़ाम डेट निर्धारित कीजिए। और दूसरी बात, आप जो सेंट्रल जो जितने भी एजेंसीज़ हैं उनकी डेट देखिए, और खुद की आरएसएसबी की और खुद की एग्ज़ाम डेट से आप कहीं पर भी क्लेश ना हो, ये देख कर के आप डिसाइड करें। और भी नहीं तो कई बार तो आरएसएसबी और आरपीएससी की क्लेश कर जाती है। तो आप तो राजस्थान की दोनों संस्थाएं हैं, तो वहीं पे नहीं हो रहा, तो यूपीएससी या फिर जैसे नेट की अभी क्लेश कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? छोटा सा एक वाक्य मेरे को ध्यान आता है। मैं सीबीएसई से पास आउट हूँ और 12th बोर्ड के हमारे रिज़ल्ट आने बाकी थे, और कई जो हैं जो 12th पास कर चुके हैं। हम दोनों ही तरीके लोग, मतलब जिनके रिज़ल्ट आने बाकी हैं या जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, दोनों ही लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी। अब मान लीजिए कोई 12th में रह गया तो वो अपने आप आउट हो गया, लेकिन उसने परीक्षा तो दी, उसको मना नहीं करा। मना मत करो, इन्होंने परीक्षा दे भी दी। पहली बात ये बोल रही कि जो एलिजिबल नहीं है अपने फॉर्म उठा लो, ये डर के बच्चा फॉर्म उठा लेगा। अब अगर एग्ज़ाम दे ली तो वहाँ पे डीवी जब करवाएंगे तो वो बोल देंगे आपका रिजल्ट ही बाद में आया। तो वो बच्चा एग्ज़ाम दे लिया, यहाँ पे ये चीज़ मान लीजिए आपने मुझे किसी फंक्शन में बुलाया, मैं चला गया, मैंने सारे काम कर लिए, आया, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं था,
तो वो वाली बात हो गई। बच्चा खुशियाँ बांट दी, मिठाई बांट दी, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, डीवी में आपको बाहर निकाल दिया गया। तो उससे बड़ा दर्द क्या होगा साहब? एक ये किसान के बेटे ये जो जितने भी परेशान हो रहे हैं, कैसे करके कर्ज लेकर के यहाँ बैठे हैं साहब, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। एडवोकेट उमेश शर्मा। उमेश जी की बात आपने सुनी, इनका साफ तौर पर कहना है, कुछ उदाहरण देकर भी इन्होंने समझाया कि मान लीजिए आपने किसी को किसी शादी पार्टी या फंक्शन में बुला लिया और जब सारा काम पूरा हो गया, जब खाना खाने की बारी है तो उसको बोल दिया भाई हमने तो आपको बुलाया नहीं था। कुछ इस प्रकार की चीज़ें आरपीएससी इन युवाओं के साथ कर रही है। मनोज जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से उमेश जी से भी हमने सुना और मेरे को वो वाक़ये याद आते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, जब इस समय जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के राजेंद्र राठौड़ साहब हो गए, किरोड़ी लाल जी मीणा हो गए और कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आरपीएससी भंग तक करने की बात कह दी थी। अजमेर से जयपुर तक का पैदल मार्च भी उन्होंने करा था। लेकिन इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स इतनी आवाज़ें उठा चुके हैं एक सरकारी एजेंसी के खिलाफ, फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो फांस अटक रही है कि उसके बाद भी आरपीएससी की पावर या तो इतनी ज़्यादा है कि वो किसी से हट नहीं सकती, किसी से दब नहीं सकती और जो भी उसका मन आएगा वो करेगा? नहीं, ऐसा है, आरपीएससी की कोई पावर नहीं है, नेताओं की इच्छा शक्ति बदल गई। पहले तो इनको वोट लेने थे, सत्ता में आना था, तो इन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया, युवाओं से वादे किए कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी भंग कर देंगे। वो राजेंद्र राठौड़ जी, सीपी जोशी जी उस समय कहते थे कि हमारी सत्ता आते आरपीएससी भंग करेंगे। आज राजेंद्र राठौड़ भी बदल गए, आज सीपी जोशी भी बदल गए, क्योंकि उनको वोट लेने थे, युवाओं को ठगना था। आरपीएससी में एक बाबू नहीं बदला, आरपीएससी में पता कि अध्यक्ष नहीं लगा पा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो कहाँ सरकार युवाओं के साथ दिखाई पड़ती है? हाँ, उस समय सचिन पायलट जी ने जरूर पैदल यात्रा निकाली, खुद की कांग्रेस सरकार थी, सत्ता में थी, उसके बावजूद भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ वो लड़े थे। आज प्रदेश के युवा उनकी और बड़ी उम्मीद, बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। वही काम शायद वही काम अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी करा था अपनी ही सरकार के खिलाफ। देखो, ऐसा है, न्याय की बात करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि किरोड़ी लाल जी को सड़कों पर आके एसआई भर्ती के मामले में हमारी मदद करनी चाहिए। 42 दिन से हम शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल जी को हमने निमंत्रण भी दिया था कि 25 तारीख को हमने वहाँ रैली करी थी 1 लाख लोगों की, कि आप यहाँ आओ और इस मुद्दे में अपनी बात रखो, चाहे सरकार का पक्ष रखो, लेकिन जो भी रखो आप यहाँ पहुँचो, क्योंकि आपने इस लड़ाई को हमारे साथ शुरू से लड़ा है और आपने हमेशा युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं की बात करी है, तो आपको अब भी आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि सरकार का हिस्सा है किरोड़ी लाल जी, इसलिए नहीं आए हो, उनको आना चाहिए था, मेरा यही मानना है। क्या लगता है कुछ कसक सी है क्या किरोड़ी लाल जी के मन में? अब कसक तो किरोड़ी लाल जी बताएंगे, देखो क्या है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि जिन युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई, जिन युवाओं के मुद्दों पर किरोड़ी लाल जी लड़ रहे थे, उन्हीं का सत्ता में आने का फ़ायदा मिला। और आज किरोड़ी लाल जी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ऐसे करते हैं, मुंह पे उंगली लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साइलेंट का वो सिंबल दे रहे हैं कि मैं अब चुप हूँ। तो मेरा ये कहना है किरोड़ी लाल जी, ये युवाओं ने आपको सत्ता दिलाई, आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए और बेझिझक सरकार से सवाल करने चाहिए। ये मंत्री पद तय नहीं करेगा कि किरोड़ी लाल का कद क्या होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल जी का कद राजस्थान में बहुत बड़ा है। लेकिन आज अगर वो मंत्री पद के चलते, अगर सरकार के हिस्सा होने के चलते नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ में एक धोखा है, युवाओं का एक पीड़ा है कि उनको बोलना चाहिए। और मेरा ऐसा मन है कि किरोड़ी लाल जी ज़्यादा दिन चुप रहेंगे नहीं और वो सड़कों पे भी आएंगे और बोलेंगे भी, क्योंकि उनका मन युवाओं के बिना लगता नहीं है। सरकार में रह के कैसे कर पाएंगे? तो सरकार में कोई जरूरी है कि 5 साल रहे आदमी, छोड़ भी सकता है सत्ता को, तो वो उनका मन नहीं लगेगा, छोड़ देंगे फिर। बहुत बड़ी बात मनोज मीणा ने जी कही है कि हो सकता है ऐसा समय भी राजस्थान की जनता इसी सरकार के समय देखे कि किरोड़ी लाल जी, क्योंकि युवाओं के साथ उनका मन लगता है, युवाओं की आवाज़ वो अक्सर बनते आए हैं, तो हो सकता है वो सरकार का साथ छोड़कर इन युवाओं का हाथ थाम ले और इन युवाओं की जो भी मांगे हैं उनके साथ में सड़क से सदन तक का संघर्ष एक बार फिर राजस्थान की सड़कों पर देखने को मिले। हालांकि एसआई भर्ती हो या फिर आरपीएससी का मामला हो, मनोज मीणा जी हो गए, उमेश जी हो गए और इन जैसे तमाम वो युवा हैं जो चाहते हैं कि खुद इनके साथ और राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय हो, सरकार तक, प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुँचे और तमाम ऐसे युवा जो बहुत गरीब घर से आते हैं या फिर किसान का वो बेटा जो यहाँ पर आकर राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाकर तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, उसके सपनों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।